जी जी। अच्छा जी, हमारा जो आज का टॉपिक है सीजन नंबर, आ जाए पुत्र आ जाए, सीजन नंबर 4, एपिसोड है आज की बच्चों दूसरी, और नाम है हमारे ब्यूटीफुल से टॉपिक का वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। पुत्र ध्यान से ये चेयर पीछे कर दो, बल्कि इससे पहले कि कोई मेरा स्टैंड यस कर दे। अच्छा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डोनी भाई हो है वेरिएबल फोर्स। अच्छा बच्चों, ये वेरिएबल फोर्स कौन सी होती है? ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड, अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड, अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज। ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रही हो, हम उसको क्या बोलते हैं? बोलो, वेरिएबल फोर्स बोलते हैं बच्चों जी। हाँ जी, जितना करवाया था उतना ही लिखा था। शुरू में एक्सप्लेनेशन दी है ना। चलो जी जी, सही बात है, जिंदगी में कभी खुद से कुछ ना करना। अच्छा चल, कोई नहीं। अच्छा, ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल फोर्स बोलते हैं। अच्छा, वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल आपको पता है जब रॉकेट जमीन से ऊपर को जा रहा होता है तो मोशन ऑफ रॉकेट जो होती है वो एक वेरिएबल फोर्स के अंडर हो रही होती है। कैसे भला? आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो मुझे बताएं, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, इसका डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता जा रहा है उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और ग्रेविटी की फोर्स उसके ऊपर कम होती जा रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रॉकेट के ऊपर ग्रेविटी की जो फोर्स लग रही होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि वो क्या हो रही होती है? उसकी वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही होती है डिस्टेंस के चेंज होने के साथ साथ। एक ये इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। दूसरा, आप एक मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल भी इसमें दे सकते हैं कि जिस तरह आप लोगों को पता ही है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम में हम क्या काम करते हैं। वो कहते हैं कम बारिश होगी कम पानी आएगा, ज्यादा बारिश होगी ज्यादा पानी आएगा, जो नहीं नहाता वो चरसी फिर भी नहीं नहाएगा, है ना। अच्छा ये देखो, तो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स कम लगेगी, एक्सटेंशन कम होगी, फोर्स ज्यादा लगेगी, एक्सटेंशन ज्यादा होगी। इसका मतलब एफ का एक्स के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। और डायरेक्ट पी के हो क्या, ठीक है। तो एक्स बढ़ेगा एफ भी बढ़ता जाएगा, इसका मतलब एक्स के चेंज होने से एफ में चेंज आता जाएगा। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो अगर आपको ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे वेरिएबल फोर्स की, और आगे दो पप्पू पप्पू प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल क्यूट सी एग्जांपल्स दे देंगे। डोनी, हाँ जी, बस यहीं तक लिखाइएगा, ठीक है। माशाल्लाह पूरे 5 में से आपको -2 नंबर मिलेंगे जी। हाँ जी, नहीं मेरा पुत्र, अभी मैं नचने थोड़ी लगाऊं, भी करेंगे आगे, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक हो गया। तुम लोग तो ऐसे समझ लो कि पता नहीं बाकी लेक्चर में डांस करना है भाई, ऐसा लगता हूं मैं तुम्हें क्या? चलो, हाँ देखो ना ये औलाद कैसी है, अब्बे के ऊपर भी शक करते हैं। अच्छा अच्छा, अगली बात जरा सुने बच्चों। वेरिएबल फोर्स जो है इसके अंडर हम वर्क कैसे निकालेंगे? एक थोड़ी सी अंग्रेजी लिखें, कंसीडर अ बॉडी, जल्दी जल्दी लिखें इसके आगे। कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर अ बॉडी is moving along path AB as shown in the figure। कहते हैं, सपोज करते हैं आप डायग्राम में देखें एक बॉडी है, वो मूव करती है पाथ ए बी के अलोंग, ये ऐसे ला 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 हे 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 हे। ये स्ट्रेट पाथ है, ये कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड पाथ है।
इस पाथ के अलोंग बेचारी बार बार उसके ऊपर फोर्स कभी कम कभी ज्यादा होती रही है, डिफरेंट फोर्सेस के अंदर बेचारी चपेड़े खाती 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 ए से कहां पे पहुंची, बी पे पहुंची। कहते हैं बताएं इस पूरे पाथ के अलोंग जो वर्क डन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जरा मेरी बात को आप सुन लेना, पहले पहले सुन लेना, अब ये समझने वाली बात है, बस यही समझने वाली बात है। अगर हमारे पास पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व्ड शेप का हो, तो बच्चों हम उस पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? देखिए अगर पाथ स्ट्रेट हो, अगर एक बॉडी है वो स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग मूव की है, तो भाई फिर तो रोला कोई नहीं, जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया और जितनी उसके ऊपर फोर्स लगी है उन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई करवा दो, वर्क निकल आता है। मगर अगर पाथ कर्व्ड हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पूरे पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सो डिवाइड द होल पाथ इनटू छोटे छोटे टोटो में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? छोटे छोटे टोटो में। तो चलो आओ, टोटे टोटे हो गया। ये देखो, शर्म तो नहीं आ रही तुम्हारे दिमाग में, गाना आ रहा है ना? अच्छा 1 2 3 4 नहीं सुना? टोटे टोटे हो गया, दिल टोटे टोटे हो गया, बड़ा पुराना गाना है वैसे। अच्छा 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 अच्छा, अब ये देखो हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, एंड सो ऑन, एंड वाला पार्ट, ये एंड सो ऑन चलेगा ना ये। तो हम लोगों ने पूरे पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। डिवाइड द होल पाथ इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ओए बाद में नोट करना, किधर से तुम आगे मुंह उठा के मरब्बे के मुंह वालों। ये देखो पहला पाथ, अब हर देखिए पूरा पाथ तो स्ट्रेट नहीं है मगर हर पाथ तो स्ट्रेट नजर आ रहा है। इसका मतलब ये वाला पाथ एक स्ट्रेट पाथ है, इसके डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देते हैं डेल्टा का मतलब स्मॉल, और डिस्प्लेसमेंट डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और पहला सेगमेंट डेल्टा D1 लिख दे। दूसरे सेगमेंट के लिए क्या लिखते हैं बोलो? डेल्टा D2 वेक्टर लाजमी लगाइएगा। तीसरे सेगमेंट के लिए डेल्टा D3, चौथे सेगमेंट के लिए डेल्टा D4 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा? डेल DN। तो हमने पूरे पाथ को छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, आप नहीं हुआ ही हो? अच्छा डिस्प्लेसमेंट छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ओके हो गया। अब मुझे ये बताएं, हर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कोई फोर्स भी तो होगी। लेट मी से इस डिस्प्लेसमेंट की जो फोर्स है दैट इज F1, इस डिस्प्लेसमेंट की जो फोर्स है दैट इज, हमें एंगल का नहीं पता फोर्स किस एंगल पे लग रही है, क्योंकि जारी बात है जब पाथ कर्व्ड है तो फोर्स उस पॉइंट के क्या होगी, टेंजेंट के अलोंग होगी। आपको पता है जब भी कोई चीज कर्व्ड पाथ में हो तो उसकी डायरेक्शन हमेशा उसकी उस कर्व्ड पाथ के टेंजेंट के अलोंग होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से, और इसी तरह ये वाले पाथ के अलोंग भी क्या आएगा बोलो? FN। तो अब आप लोग अगर गौर से देखें ना, तो हमने हर सेगमेंट का डिस्प्लेसमेंट, हर सेगमेंट की फोर्स शो कर दी। एक चीज रह गई है, वो क्या भला? इसके एंगल को क्या नाम दे देंगे? θ1, इसके एंगल को θ2, इसके एंगल को θ3 का नाम दे देंगे, और इसके एंगल को किसका नाम दे देंगे? θN। अब ये डायग्राम बनाने सब बच्चे, हर सेगमेंट की फोर्स, हर सेगमेंट का डिस्प्लेसमेंट और हर सेगमेंट का एंगल ड्रा कर लो बच्चों, जल्दी जल्दी कर लो बच्चों। कर लिया? कर लिया? ओके चलो, तो लिखें, क्या लिखा फिर अंग्रेजी? मैंने क्या लिखवाई थी? कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग अलोंग पाथ ए बी एज शोन इन द फिगर। लिख लिया? आगे लिखें टू फाइंड द वर्क डन, जल्दी जल्दी लिखें टोटल, टू फाइंड द वर्क डन अलोंग दिस कर्व्ड पाथ, टू फाइंड द वर्क डन अलोंग दिस कर्व्ड पाथ, टू फाइंड द वर्क डन अलोंग दिस कर्व्ड पाथ, टू फाइंड द वर्क डन अलोंग दिस कर्व्ड पाथ। लिख लिया? डिवाइड the whole path, divide the whole path into small segments, divide the whole path into small segments। और वो segments कौन कौन से हैं वो लिख लें। आगे ये लिखें डेल्टा D1,
डेल्टा D2 कोमा डेल्टा D3 कोमा एंड सो ऑन कोमा डेल्टा DN। लिख दिया। एंड फोर्स अलोंग ईच सेगमेंट इज, आगे ये लिख लें F1 F2 F3 एंड सो ऑन, कहां तक चलेगा ये Fn। एंड फोर्स अलोंग ईच सेगमेंट इज F1 F2 F3 एंड सो ऑन, कहां तक Fn तक। लिख लिया। So the total work done is given by, बताइए जितना भी वर्क डन होगा क्या वो सारे सेगमेंट्स के वर्क्स को ऐड करके नहीं निकलेगा? So the total work done is given by, आगे ऐसे ला 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 ला, हाँ और ये आया कि नहीं? देखो जितने भी सेगमेंट्स हैं, पहले सेगमेंट का वर्क क्या होगा? डेल्टा W1। डेल्टा क्यों लगाया? हर सेगमेंट का वर्क स्मॉल वर्क होगा, सारों को ऐड करेंगे टोटल वर्क निकल आएगा। तो डेल्टा W1 जमा डेल्टा W2 जमा डेल्टा W3 और कहां तक चलेगा? डेल्टा Wn तक। चलो मुझे एक बात बताओ, इधर देखो। ओए हेलो ओ ए बच्चों, F1 डॉट डेल्टा D1 जमा F2 डॉट डेल्टा D2 जमा 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 F3 डॉट डेल्टा D3 एंड सो ऑन जमा Fn डॉट डेल्टा Dn। ओके पैक करो, शॉपर को डबल करो। अच्छा सिंगल नहीं दी इक्वेशन बड़ी है पुत्र, डबल करने शॉपर फट गया तो इक्वेशन जाया हो जाएगी है? ठीक है यहां तक आ गया कि नहीं? ओके अच्छा, अब जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, कई बच्चे यहां पे दोबारा वेक्टर लगा देते हैं। ये बच्चे नहीं होते ये देखो इनको जो है ना ये फिर चपाटे खाने वाले होते हैं। ये देखो जब आपने वेक्टर का साइन खत्म किया है तब भी तो कोज लगाया आगे, है ना? अच्छा मैं F3 नहीं लिख रहा बीच में, आप इट इज अंडरस्टूड कि वो भी आ रहा है, ठीक है? और लिख दिया Fn डेल्टा Dn कोस थीटा n। ये लो जी, हमने डॉट प्रोडक्ट को ओपन करके लिख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट को कैसे ओपन करते हैं? A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा से। अच्छा अब देखो इधर, अब ये सारी चीज लिखी है, आपको याद है मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक पढ़ाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। उसमें हमने वो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर को समेशन की फॉर्म में लिखा था। क्या ये भी समेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है? मैं आपको फिर भी तरीका बोल देता हूं। ये देखें f डेल्टा d कोस थीटा, ये सब में आ रहा है, तो मैं क्या लिख देता हूं? f डेल्टा d कोस ऑफ थीटा, ये सब में आ रहा है, ठीक है? अच्छा मगर अब आपको पता है कि ये आ तो सब में रहा है, मगर ये सब में सम होके आ रहा है, तो सारे सम को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? बोलो समेशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये f के साथ कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी n आ रहा है, तो हम इसके साथ i लगा देते हैं और i को डिफाइन कर देते हैं कि ये शुरू कहां से हो रहा है? 1 से शुरू और कहां पे खत्म हो रहा है? n पे खत्म हो रहा है। जी पुत्र आ जाए। वालेकुम सलाम, बड़ी मेहर की बंद रही है आपकी, आप अकेडमी तशरीफ लाए। अच्छा अब ये देखें ये समझ आ गया ना? ये समेशन वाला कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस चैप्टर, बट फिर भी बड़ी सिंपल सी चीज है, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उसको लिख दे। और ये जरूरी नहीं है आई इधर आए, कुछ भी आ सकता है। आप m लिख लें, n लिख लें, r लिख लें, ठीक है? बस ये कि उसको फिर डिफाइन करना है कि वो स्टार्ट 1 से हो रहा है और सपोज करें ये खत्म हो रहा था 20 तक, तो आप यहाँ पे 20 लिखेंगे। अगर ये 30 तक खत्म हो रहा हो आप यहाँ पे 30 लिख देंगे। जहां तक खत्म हो रहा है वहां तक ऊपर वाली वैल्यू, जहां पे खत्म हो रहा है वो ऊपर, जहां से शुरू हो रहा है वो नीचे। अंदर वाली वैल्यूज वो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू इसको बोलते हैं अपर वैल्यू। तो बस आपने लोअर वैल्यू नीचे लिखनी है, अपर वैल्यू ऊपर लिखनी है, कहानी खत्म। ओके बच्चों, लो जी ये तो हो गया हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आगे लिखें ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अच्छा याद रखिएगा ये जो मैंने बनाया है दैट इज पाथ। ये हमने ये कैलकुलेशन जहां पे भी वर्क की कैलकुलेशन करें हम दो तरीकों से कर सकते हैं, पाथ के थ्रू भी कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं। अब हम एक ग्राफ बना के करेंगे, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लिए डेरिवेशन को। डेरिवेशन मैंने मिटानी है, ओके लो जी।
तो पुत्र जल्दी करो ना, जल्दी। और नहीं वो नहीं बेटा, मैं अभी फारसी में बोल के हटाऊंगा। नहीं ऊपर से कहाँ पे, वो ऊपर जहाज के मुंह इतना तो व्हाइट बोर्ड है, ऊपर से मिटाओ। नहीं थोड़ी देर टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी करें पुत्र, आप बहुत स्लो लोग हैं। इसमें तो सिंपल सी चीजें थी, आप अभी टाइम जाया करते रहते हैं। जो वीडियो देख रहा होगा वो भी कहेगा पता नहीं किस तरह के नकम्मे बच्चे इकट्ठे किए हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो ना, ऐसी गंदी औलाद है, आगे से बिस्ती नहीं बर्दाश्त होती। ठीक है ना, आगे से ये है कि पूरी अगली स्टोरी याद करके आता है पहले ही कि अच्छा मैंने आगे से ये बोलना है। ये तो नहीं मैंने सिखाया था बचपन से, चलो कोई बात नहीं, खैर मेरी थोड़ी गलती है। जी क्या हुआ, मेरे से पूछे पुत्र, मैं यहाँ पे ढोल बजा रहा हूँ क्या? क्या हो रहा है? क्या मतलब? अच्छा आपका टैब क्लोज हो रहा है तो आपके टैब में मसला होगा ना, वीडियो में थोड़ी मसला होगा। न्यूमेरिकल वाली वीडियो, आपका इंटरनेट सही नहीं होगा। दोनों के ऊपर एक ही वाईफाई होगा, साथ वालों का तो नहीं वाईफाई लेके लगाया होगा। अच्छा नहीं, वैसे न्यूमेरिकल वाली वीडियो और किसी ने देखी है क्या? अच्छा मिड से जाके हो जाता है ऐसा? वो नहीं, मैं असल में वो जब एडिट करता हूँ मेरे ख्याल है तब एडिटिंग में कोई पंगा बन जाता है। अच्छा वैसे अगर ऐसा हो ना तो मुझे छोटी सी एक वीडियो क्लिप बना के जरा भेजना इस दफा, मैं देखूंगा। मुझे तो ये आप लोगों ने बताया, मुझे तो नहीं पता वैसे। चलो खैर यहां तक सही है, आगे चलें। अच्छा जी, अब जो लेट आए हैं वो भी कही जाते हैं 9 के कुछ लगते हैं। अच्छा आप मेरी बात सुने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बच्चों हमने क्या काम करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके बच्चों। अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सपोज करें, मेरी बात सुने इधर, ओए इधर देखो, अगर आपके पास ग्राफ कुछ इस शेप का हो, यहां पर फोर्स है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, चलिए मुझे बताएं इस ग्राफ के अंदर वर्क कैसे निकालेंगे? ओए सुनना, इस ग्राफ के अंदर वर्क कैसे निकालेंगे? पहले बताएं क्या ये ग्राफ कांस्टेंट फोर्स का या वेरिएबल फोर्स का है? ये ग्राफ कांस्टेंट फोर्स का है, इसका मतलब ये वेरिएबल फोर्स का तो है ही नहीं है। मगर इसका वर्क कैसे निकालेंगे? हम इसके अंडर एरिया देख लेंगे, और ये एरिया कौन सा बनता है? रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया, जो कि लेंथ इंटू विड्थ होता है, मल्टीप्लाई करवाएंगे वर्क आ जाएगा। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था। अच्छा ये ग्राफ किस शेप का है? मतलब कौन सी फोर्स के अंडर हो रहा है? यहाँ पे एफ है, यहाँ पे डी है, और ग्राफ की शेप ये है। अब बताएं ये ग्राफ, ये वर्क कौन सी फोर्स की, ये ग्राफ कौन सी फोर्स के अंडर है? क्या अब ये कांस्टेंट फोर्स के अंदर है या वेरिएबल फोर्स के अंदर है? साफ नजर आ रहा है यार, फोर्स की वैल्यू इधर कुछ हो रहा है, 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 हर पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये है वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स में ग्राफ की शेप जो है वो स्ट्रेट लाइन है, क्या है? तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? आप इसके नीचे वाला एरिया देखें, ये क्या बन रही है? एक ट्राइंगल बन रही है। आप 1/2 बेस इंटू हाइट लगाए तो इसका भी एरिया निकल आएगा। मगर अगर आपके पास ग्राफ हो, वेरिएबल फोर्स का ही ग्राफ हो, कौन सा ग्राफ हो? मगर वो ग्राफ जो है बच्चों वो एक स्ट्रेट लाइन ना हो, यानी कि वो ग्राफ सपोज करें यूं है ऐसे, क्या आप बताएं ये ग्राफ की शेप स्ट्रेट लाइन है? अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब ये अजीबोगरीब शक्ल बन गई है। तो ऐसे केस में अगर हम ग्राफ के अंदर भी वर्क निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे हिस्सों में, यहां पर क्या किया था? छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया था। यहां पर भी हम पूरे ग्राफ को ये देखें, छोटे 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 छोटे, इतना, फिर ये, 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 ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर देंगे बोलो? अच्छा अब जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, मजे की बात सुने, आपको पता है ग्राफ के अंदर तो हम वर्क ऐसे नहीं निकालते। ग्राफ के अंदर तो वर्क निकालने के लिए एरिया चाहिए होता है, एरिया अंडर द
फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ये लाइन मैंने आपको लिखवाई थी उस दिन, जाके देख लो उस टॉपिक में, नहीं यकीन तो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने क्या बताया था कि वर्क निकालते हैं एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से। इसका मतलब अब आपको इस सेगमेंट का, पहले सेगमेंट का एरिया लेना पड़ेगा सारा नीचे वाला ये, और ये एरिया आप देखें, अगर देखा जाए तो क्या ये एक रेक्टेंगल नहीं बन रही? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे ग्राफ को छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना पड़ जाएगा हमें। हाय 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 बच्चों, ऐसे छोटे छोटे जो हमने छोटे छोटे हिस्से बनाए हैं, हर हिस्से के नीचे का एरिया क्या बन रहा है? ये ऊपर वाले नहीं हम देखेंगे, हर हिस्से के नीचे वाला एरिया क्या बन रहा है? जल्दी बताओ। एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल, अब मैं सारी नहीं शेड कर रहा, बस ठीक है ऐसे। अब इसका टोटल एरिया निकालने के लिए, इसका मतलब हर रेक्टेंगल का, इसका 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 एंड सो ऑन, कहां तक? इन सारी रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? तो लिखें, अब लाइन लिखें, एज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, लिख लो अब, हाँ चलो कोई नहीं, एज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, यहां पे 4 आएगा चर्सियो, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अच्छा ठीक है, gives the value of work done, gives the value of work done as area under force displacement graph gives the value of work done. Okay, okay. So in this case, total work done will be equal to, so in this case total work done, in this case total work done will be equal to, बताओ किसके इक्वल होगा? सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, ऑल द रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या आएगा? बोलो, टोटल वर्क डन आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इधर इधर ओए ओ, तो लिखो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू, हाँ जी। अच्छा मेरी बात सुने, वाई एक्सिस के ऊपर एफ कोस थीटा लिखें पूरा, क्योंकि आपको पता है फोर्स का वो कंपोनेंट हम यूज करते हैं जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता था, तो वो कोस थीटा वाला होता था। तो अब इधर देखो, पहली रेक्टेंगल का एरिया कितना निकलेगा? पहली रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? जल्दी बताओ। इसकी होगी F1 cos थीटा 1, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहां से यहां तक? डेल्टा D1। अच्छा दूसरी के लिए क्या होगा? F2 cos थीटा 2, और साथ में क्या आ जाएगा? इसकी विड्थ क्या आ जाएगी? डेल्टा D2, एंड सो ऑन, ऐसे ही है। तो बताओ पहले वाले का एरिया कितना आएगा? F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 जमा, जल्दी बोलो, F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2। भाई फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया ना, तो वर्क आ गया पहले का, ये वर्क आ गया दूसरे का, प्लस एंड सो ऑन, कहां तक? Fn cos थीटा n डेल्टा Dn पैक इट एंड डबल द शॉपर। अच्छा जी, ओके सॉरी। सो जस्ट write the whole equation in this format in the form of summation. So what we will get? F1 को Fi cos theta I delta di हो हाई। चलो जी, ये हो गया हमारे पास, वर्क डन आ गया। मगर अब जो मैं लिखने जा रहा हूं, फॉर एक्यूरेट वर्क, हाय फॉर एक्यूरेट वर्क, ये जो लाइन लिखने जा रहा हूं यहां पे होनी है कई लोगों की, अरे शर्म कर, मौत के मुंह वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो अपनी जान की कीमत का नहीं पता, अपने माँ बाप से पूछो जिनके लिए तुम बड़े कीमती हो, बेशर्म इंसान। ये देखो यार, यहां पर अगर आप लोग गौर से देखें ना, मैंने कहा है एक्यूरेट वर्क के लिए लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू 0 लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि ये जो आपका डेल्टा डी है ना,
ये अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए। अप्रोचेस टू जीरो का मतलब आपको पहले मैं बता दूं कि बहुत कम वैल्यू होनी चाहिए। अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये नहीं है कि कुछ ये जीरो हो गई है, इसका मतलब है वो वेरी शॉर्ट वेरी स्मॉल वैल्यू हो गई है। तो हम स्मॉल वैल्यू के लिए लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो लगाते हैं, मगर ये क्यों लगाई है, ये सोचनेबल बात है। जी बताएं, लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो क्यों लगाया है हमने, आखिर इसकी क्या वजह बनी? ये बड़ी ट्रिकी बात है, बहुत ट्रिकी। बताऊं कि रहने दूं? बता दूं? बताऊं? बताऊं? आगे तो नहीं किसी को बताओगे? हैं? आप तो बीबी हैं, आप तो बताएंगी बताएंगी, सारी बात है। क्योंकि आपने जिसको भी कहना है, मैं बताऊं, आपने जिसको भी कहना है, आपने कहना है तुम आगे ना बताना, ठीक है ना? उसने भी जिसने आगे बताना उसने यही कहना है आगे ना बताना, तो पता लगना पूरी बात पूरे खानदान में फैली हुई है। तो जी सही बात है, ठीक हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा, जो बात सच है वो तो सच है ना पुत्र, आप जिसको मर्जी सेंड कर दें। मैं तो कहता हूँ खानदान में जो सबसे जहरीली फूफी है ना अच्छा इधर देखो, मजाक कर रहा हूँ, पक्के ना हो जाना, पता लगे आप। इधर देखो, अच्छा इधर देखे, मेरी बात सुने, इधर देखो, मैं डर गया हूँ अच्छा इधर जरा सुने, मैंने क्या काम करता हूँ, यहां से ना इस पाथ, ये जो हमारे पास अगर ये पाथ ऐसा है और अगर ये ऐसा है, दोनों सेम ही है ना तकरीबन। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं यहां पर बड़े बड़े सेगमेंट बनाता हूं। ये देखें, पहला सेगमेंट ये बनाया, इसके नीचे का एरिया, दूसरा सेगमेंट ये बनाया, क्योंकि रेक्टेंगल बनानी है, साइड तो सीधी बनानी है ना हमने। अच्छा तीसरी यहां से शुरू करते हैं, ये बनाया, चौथी इधर शुरू करें, पांचवी ये। अच्छा ये हमने बड़ी बड़ी रेक्टेंगल्स बनाई। अच्छा इसमें देखो, ये लो, छोटी 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 रेक्टेंगल्स बनाई। क्या फर्क है इसमें और इसमें? कहते हैं इधर बारिश ज्यादा हो रही है, इधर बारिश कम हो रही है ना, है ना? हाँ मगर पानी इधर ज्यादा आएगा ना, है ना, क्योंकि बड़े बड़े कतरे हैं ना, शर्म नहीं आती इधर देखो मेरी बात सुनो, यहां पे चक्कर क्या आया, अब चक्री पे चक्कर देखो। हमें पता है एरिया अंडर द ग्राफ, हमें तो चाहिए होता है ग्राफ के नीचे का एरिया। आप देखें यहां पे ग्राफ के ऊपर वाला एरिया एक्स्ट्रा एरिया है जो कि ऐड हो रहा है हमारे वर्क में। बताएं जब हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे उसमें ये ऊपर वाला एक्स्ट्रा वर्क ऐड होगा, मगर इधर आप देखें यहां पर बहुत थोड़ा एरिया ऐड हो रहा है ऊपर वाला। इसका मतलब ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आने के चांस इधर है या इधर है? क्योंकि इधर तो ऊपर वाला ज्यादा एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, और वो तो हमारे वर्क को इनएक्यूरेट बना देगा जब हम ग्राफ में मेजर करेंगे। सपोज करें रेक्टेंगल का एरिया आना था 10 मीटर स्क्वायर, ये मतलब 10 मीटर स्क्वायर आ रहा है, मगर आपको पता है कि ग्राफ के नीचे 10 मीटर स्क्वायर तो नहीं होगा, ये वाली चीज उसमें से थोड़ी सी माइनस करनी पड़ेगी। इसका मतलब ऊपर वाली एक्स्ट्रा चीज आपके वर्क को क्या बना रही है, इनएक्यूरेट बना रही है। क्या बना रही है? इसीलिए हमें उसको एक्यूरेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलो? छोटे इंटरवल्स बनाने पड़ते हैं। तो ये जो डेल्टा डी है अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है वेरी स्मॉल, क्योंकि ये जितना स्मॉल होगा ऊपर वाला एक्स्ट्रा एरिया उतना ही कम ऐड होगा और हमारे वर्क की कैलकुलेशन उतनी ही इजी और अच्छी होगी। इसीलिए एक्यूरेट, इजी तो नहीं खैर, इसीलिए एक्यूरेट वर्क के लिए हमें लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो लगानी पड़ती है। सो दैट वाज योर टॉपिक ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जो कि मेरी तरफ से बशीर नजीर एन गैन शू था हो चुका है। तेजी में बोलो 3 बार।